कल आखिरी ऑटम का क्वेश्चन दिया था आपको। अच्छा 22 तक चले गए थे हम लोग। ऑटम 22 में अच्छा ये डिस्कस कर दिया था कल आपको? डिस्कस नहीं किया था, मतलब सर करने। अच्छा हुआ ही आप लोगों से? अच्छा वही पॉइंट्स। अच्छा चलिए एक दो देखे मैं डिस्कस कर देता हूँ। जी अब ये क्वेश्चन 7 है ऑटम 22। जी कह रहे मुल्तान स्टार is engaged in manufacturing and selling of a single product K100. Management is in the process of preparing its budgeted profit and loss for the year ending 31st August 2023. Following information is available. Information for the year 2022. अच्छा 23 का बजट बनाना है, 22 का डेटा दे रहा है, मतलब पिछले साल का डेटा दे रहा है। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एडमिन, प्रॉफिट। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ऑपरेटेड एट 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 72,000 यूनिट्स ऑफ K100। कहते हैं 80% कैपेसिटी यूटिलाइज की तो 72,000 यूनिट बनाए। तो अगर 100% कैपेसिटी पूछूं तो कितनी होगी? 90,000। अच्छा कह रहे ईच K100 रिक्वायर 3 घंटे ऑफ मशीन। ठीक है, मशीन के 3 घंटे लगते हैं। तो अगर आपने 72,000 बनाए हैं तो कितने घंटे लग गए होंगे? 216। ठीक है, इतने मशीन आर आपके लगे। आगे आप करें 2.5 kg ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ईच यूनिट। अच्छा अब मटेरियल की अगर हम बात करें, ये तो मशीन आर आ गए ना आपके। अगर मटेरियल की बात करूं तो 72,000 यूनिट्स बनाए हैं। कह रहे एक के ऊपर 2.5 kg लगता है, तो अगर मल्टीप्लाई कर लें 180,000 इतने केजीज आपका मटेरियल लगा। ठीक है, अगर तो फिनिश गुड ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो इसका मतलब फिर जितने यूनिट बनाते हैं वही बिक जाते हैं। तो इसका मतलब फिर जो कॉस्ट ऑफ सेल में मटेरियल आ रहा है वो इतने केजीज की कॉस्ट है। तो अगर आपको मैं कहूं रेट निकालो तो डिवाइड करके निकल आएगा ना 200। अच्छा आगे कह रहा है ईच यूनिट ऑफ K100 रिक्वायर्ड 3 लेबर आर। अच्छा लेबर के भी 3 ही लगते हैं। तो इसका मतलब अगर मशीन आर आपके इतने हैं तो लेबर आर भी इतने ही है, क्योंकि उसपे भी 3 ही लगते हैं ना। अच्छा कह रहे कि लेबर इज हायर्ड अंडर अ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू विच MS हैज टू पे मिनिमम 2,50,000 घंटे। हमारे बने थे 216। अच्छा कह रहे कि लेबर मैंने ना थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने आपसे 2.5 लाख घंटों के पैसे लेने ही लेने हैं, बेशक आप कम घंटे काम कराओ। तो हमने कितने घंटे काम कराया? 216। अगर और ना कुछ होता ना तो मैंने वो जो लेबर कॉस्ट दी थी उसको 2,16,000 पे डिवाइड करके वेज रेट निकाल लेना था। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? अब 2.5 लाख पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको मिनिमम 2.5 लाख घंटों के पैसे दिए हुए हैं। तो कितनी अमाउंट उसने दी हुई थी? 25,000। अच्छा 000 में। तो इसका मतलब अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 100 आता, 100 रुपये वेज रेट आ जाएगा पर आवर। अच्छा आगे क्या कह रहा है? हाउएवर ईच आर एक्सीडिंग 2,50,000 घंटे वुड बी पेड एट 2 times ऑफ स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर। उसने कहा कि 2.5 लाख मिनिमम हमने पैसे लेने लेने, तो क्या रेट बना? 100 रुपया। उसने कहा 2.5 लाख से ज्यादा काम कराओगे हर घंटे का डबल रेट चार्ज होगा। मतलब 2.5 लाख से ऊपर आपके घंटे गए तो फिर आपका वेज रेट कितना हो जाएगा? फिर 200 हो जाएगा।
वो 2.5 लाख से सिर्फ ऊपर वाले होंगे उसमें लगेगा। हाँ जी, ओवर टाइम के ऊपर। ठीक है, तो इसका ना नॉर्मल वेज रेट 100 रुपये आ जाएगा और ओवर टाइम का रेट 200 रुपये आ जाएगा। अब अभी तक तो खैर कम ही थे। कह रहे हैं 20% ऑफ टोटल ओवरहेड आर फिक्स्ड, 20% फिक्स है तो बाकी 80% वेरिएबल होंगे। और कह रहे हैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर अब्सॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर। इसका वेरिएबल कॉस्ट को मशीन आर पे अगर आप डिवाइड कर लो तो पर आर रेट निकल सकता है। तो यहाँ से हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड का रेट भी आ सकता है। और फिक्स तो आपको पता है नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर डिवाइड करते होते हैं ना। कह रहा है ऑल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, देयर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड। अच्छा, अब उसने बता ही दिया कि फिनिश गुड नहीं है। ठीक है, अगर फिनिश गुड होता तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल में यूनिट सोल्ड की कॉस्ट की होती है, यूनिट प्रोड्यूस की नहीं की होती। तो बहरहाल अब यहाँ पे वो मसला हल हो गया। इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शंस फॉर द ईयर अगस्त 2023। अब कह रहे हैं ये चीज आपने बजट में इनकॉर्पोरेट करनी। क्या कह रहे हैं? एमएस वुड इंट्रोड्यूस अ मिनी वर्जन ऑफ K100 अंडर द नेम K50। द डिमांड ऑफ K50 इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000 यूनिट। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हमारी ना दो प्रोडक्ट होगी, एक K100 और एक K50। कह रहे हैं इसकी डिमांड है 25,000 यूनिट्स की और कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो होगी ना वो 750 रुपए के हिसाब से होगी। इसका अगर आपको K50 की सेल्स निकालना पड़ी तो मल्टीप्लाई करके निकल आएंगी। कह रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ K50 वुड नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ K100। अच्छा, कह रहे हैं वो जो K100 क्या आपके बिके थे, कितने यूनिट बिके थे? कह रहे हैं उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब आप समझें जी छोटा वर्जन आ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाए, कहता है नहीं वो उतनी बिकने। In addition, company has entered into a contract with new customer to supply 10,000 unit of K100 at last year's prevailing price। अच्छा, कह रहे हैं इसके अलावा हमें 10,000 का और ऑर्डर भी मिल गया, लेकिन कह रहे हैं किस रेट पे? पिछले साल वाले रेट पे। साल चेंज हो रहा है ना तो मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लेशन आनी होगी। इसका मतलब इनको न्यू सेलिंग प्राइस पे लाना पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं इन 10,000 की ओल्ड प्राइस चलेगी और इसका तो उसने बता ही दिया 750 के हिसाब से बिकना है। ठीक है, तो इसका मतलब सेल्स इनकी वजह से हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा, अब पहले पुरानी सेलिंग प्राइस तो पता होनी चाहिए, तो पुरानी यूनिट सोल्ड भी पता है, पुरानी सेल की फिगर भी पता है, तो डिवाइड करके सेलिंग प्राइस निकल सकेगी। ठीक है, तो इसका मतलब सेल की फिगर आप निकाल सकते हो। आगे आते हैं। कह रहे हैं एनी कॉन्स्ट्रेंट ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड बी मेट बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ K100। कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट आ जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है? कह रहे हैं K100 की प्रोडक्शन कम कर देना। देखें, आपके पास मशीन आ रहे हैं, आपके पास लेबर आ रहे हैं, कॉन्स्ट्रेंट इन दोनों में से क्या बनेगा? मशीन और लेबर ने तो कहा है ना ओवर टाइम डबल रेट दो, करेंगे काम। तो इसका ना यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट है आपका मशीन आर। तो मशीन आर हमारे पास कितने बन रहे थे? 216 तो 80% कैपेसिटी थी ना। 2,70,000। हाँ, यानी अब देखिए ना 72,000 जो थे ये तो आपकी 80% कैपेसिटी के यूनिट थे ना। 100% कैपेसिटी के कितने यूनिट बनते हैं? 90,000 और 3 के हिसाब से 270,000। ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतने मशीन आवर्स। ठीक है, लेबर आर का कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। लेबर तो कह रही है ओवर टाइम 2 डबल रेट से करेंगे काम, लेकिन मशीन आर तो नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब 2,70,000 घंटों की लिमिट में रहते हुए काम करना है। अब पहले मुझे चेक करना चाहिए यार मुझे टोटल घंटे चाहिए कितने। देखें, मैंने K100 भी बनाना है, मैंने K50 भी बनाना है। 72 और 10 टोटल इसके कितने यूनिट बनने? 82,000 3 के हिसाब से। ठीक है, और इसके बनने 25,000 यूनिट। इसका उसने टाइम बताया 1.5।
तो इन दोनों का सम करके देखिए कितना आ रहा है, 283,500। इतने मशीन आर मुझे चाहिए, अवेलेबल है आपके पास इतने, शॉर्टेज कितने की आ रही है, 13,500। अच्छा, उसने कहा था कि अगर शॉर्टेज आई के 100 के यूनिट ना बनाना, लेकिन 50 के बनने ही बनने। इसका मतलब ये जो इतने घंटे की शॉर्टेज आई, इतने घंटों में किस प्रोडक्ट के यूनिट नहीं बन पा रहे, के 100 के, उसके एक यूनिट पे लगते हैं 3 घंटे। तो अगर आपसे मैं पूछूं कितनी प्रोडक्शन शॉर्ट होगी, हाँ जी, यानी इसका के 100 के कितने यूनिट शॉर्ट होंगे, 13,500 डिवाइड बाय 3 कितना, 4,500। इसका मतलब इतने यूनिट आप कम बेच पाओगे। ठीक है, अच्छा उसने आगे बता ही दिए, कह रहा है हाउएवर एनी शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ऑफ के 100 वुड बी मेट बाय परचेजिंग इट फ्रॉम मार्केट एट 1200 रुपए। अच्छा, कह रहा है कि ये मैं ऑर्डर छोड़ूंगा नहीं, जो यूनिट मैं खुद नहीं ना बना सकता वो मैं बाजार से खरीद लूंगा और वहां से खरीद के बेच दूंगा। आप जरा अपनी सेलिंग प्राइस देखें क्या बन रही थी, 1250। अच्छा 1250, तो 1200 खरीद के अगर 1250 विदाउट इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन का तो और बढ़ भी जाएगी। तो इसका मतलब 1200 को खरीद के अगर फर्ज करो 1300 को भी मैं बेचूं तो बचत तो है ना मुझे। इसका मतलब खरीद के बेच देना चाहिए। हाँ, अगर आपकी प्राइस 1100 होती तो फिर मैं कहता 1200 का खरीद के बेचो, नहीं। क्वेश्चन में उसने दिया होता है कि हम लोग परचेज करेंगे प्रोडक्शन के लिए, देखिए ना, वो हमने प्रॉफिटेबल भी तो देखना है ना। हाँ, अब अगर आप मुझे कहो कि जी वो सिंगल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट है, वो हम यूनिट कम कर ही नहीं सकते, तो फिर तो मजबूरी है, मैं कहूँगा करो पूरे वरना बाकी सेल भी जाएंगी। उसने क्वेश्चन में दिया भी और फिर भी हम चेक करेंगे। हाँ जी, आगे कह रहे सेलिंग प्राइस के 100 अदर देन ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड टू सप्लाई। अच्छा, अब देखें उसने कहा था ना 10,000 का तो मैंने ओल्ड पे कॉन्ट्रैक्ट कर ली है, कह रहे इनके अलावा यानी जो 72,000 यूनिट्स हैं क्या करना है, कह रहे वुड इंक्रीज बाय 12%, कह रहे इसकी प्राइस 12% बढ़ा लेना। मतलब अगर पहले आपने 1250 का 12% इंक्रीज कर लीजिएगा। कह रहे ईच यूनिट ऑफ K30 FK50 वुड रिक्वायर 1 kg ऑफ मटीरियल, 1.5 घंटा मशीन का, 1.5 घंटा लेबर का। प्रोडक्शन ऑफ K50 वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 20% अदर देन इन्फ्लेशन एंड ऑल एक्सपेंसेस के अंदर इन्फ्लेशन आनी है 5%। ठीक है, अब ये उसने आपको सारा डेटा दिया और रिक्वायरमेंट में आपसे क्या कह रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब उसने प्रोडक्ट वाइज अलग अलग करने को तो नहीं कहा, तो कंबाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, टोटल लेबर आर निकाल लो, टोटल मशीन आर निकाल लो। ठीक है, अब इसका मतलब मेन हमें डिसाइड ये करना था कि जो चीजें खुद बनानी है वो कितनी है और जो बाजार से खरीदनी है, क्योंकि आपके टोटल 82,000 की डिमांड है ना, 4500 अगर आप खरीद रहे हो तो बाकी तो इन हाउस बन रही है। जो यूनिट इन हाउस बनेंगे उनकी कॉस्टिंग अपनी इन हाउस कॉस्ट के साथ होगी और जो आप लोग बाजार से खरीदोगे उनकी 1200 रुपए के हिसाब से हो जाएगी। तो ये इसके अंदर मसला आना था, थोड़ा सा हो जाएगा। एक मिनट देखता हूँ। MPV नहीं, उसमें नहीं आया वो, दिखा। लेटेस्ट वाला है। है आपके पास?
जी अब इसका क्वेश्चन 5 है। जी करेक्ट। ट्रेंड टूर लिमिटेड is an online retail of branded handbags selling exclusive through its e-commerce website. Order are shipped to Karachi, Lahore, Islamabad via courier service. The following information is available in this respect. The mode of payment. अच्छा चलिए कह रहे prepare a cash budget of the company for the quarter ending 30 नवंबर। कह रहे क्वार्टर जो नवंबर पे खत्म होगा, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों का बजट बनाना है। चार्ट भी हो सकता है ना, इंफॉर्मेशन दी गई है। हाँ यानी उसने अभी तो मेन आपसे इन क्वार्टर का मांगा है। नोट में क्या लिख रहा है? मंथ वाइज ब्रेकअप इज नॉट रिक्वायर्ड। कह रहा है हर महीने का ना बनाना शुरू कर देना, मुझे क्वार्टर का पूरा चाहिए। आगे कह रहा है ज्यूम 30 डे पर मंथ फॉर कैलकुलेशन, और कह रहा है 30 दिन का महीना ज्यूम किया करना। अच्छा जी अब वापिस ऊपर आते हैं। कह रहा है मोड ऑफ पेमेंट एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ टोटल सेल्स आर एज फॉलोज। कह रहा है कैश ऑन डिलीवरी भी है, उस पर 40% चीजें बिकती हैं, और क्रेडिट कार्ड से 60% चीजें बिकती हैं। 20% of credit card sales are high value item requiring customization। कह रहे 20% जो क्रेडिट सेल से बिकती हैं, यानी 60 का 20% मतलब 12% ऑफ टोटल सेल। कह रहे कि 12% ऑफ जो टोटल सेल है दैट आर डिस्पैच, कह रहे दीज आर डिस्पैच 10 डेज आफ्टर पेमेंट। कह रहे पैसे मिलने के 10 दिन बाद इन चीजों को भेजता हूं। ऑल अदर आइटम आर डिस्पैच इमीडिएटली, बाकी चीजें कह रहे मैं फौरन ही भेज देता हूं। एंड आर डिलीवर्ड द सेम डे, और कह रहे उसी दिन वो डिलीवर भी हो जाती हैं। देखिए आप लोगों की कुछ कैश ऑन डिलीवरी पे भी तो सेल हो रही है ना, तो जो कैश ऑन डिलीवरी उसका क्या मतलब होगा? जब डिलीवरी होगी तो पैसे मिलेंगे। अब पैसे मिलेंगे कोरियर को, अभी हमने ये भी देखना है वो हमें कब देता है, उसी वक्त जाके देता है कि बाद में। तो उसने आपको पहले क्या बताया है? उसने कहा जो क्रेडिट कार्ड से, अब देखिए क्रेडिट कार्ड से जो पैसे होते हैं क्या आपको फौरन मिल जाते हैं? नहीं, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास चले जाते हैं, फिर वो आपको ट्रांसफर करता है। वो डिपेंड करता है उसी दिन करता है, 3 दिन बाद करता है, 5 दिन बाद करता है। तो कह रहे 20% ऑफ क्रेडिट कार्ड सेल्स आर हाई वैल्यू आइटम रिक्वायरिंग कस्टमाइजेशन। ठीक है, इस तरह का एक क्वीन ज्यूल के नाम से भी क्वेश्चन पहले आप लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, तो वो यानी आपको तब भी मैंने कहा था कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन था कि वो सोल्यूशन देख के भी स्टूडेंट को समझ नहीं आती। उसका मेरे ख्याल मैंने आपको सोल्यूशन फिर खुद वाला भी शेयर किया था। तो कह रहे 20% ऑफ क्रेडिट कार्ड सेल्स जो हैं वो हाई वैल्यू आइटम है और उनकी कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड है। और कह रहे दीज आर डिस्पैच 10 डेज आफ्टर पेमेंट। कह रहे पैसे मिलने के 10 दिन बाद ये चीजें मैं भेजता हूं, मतलब पैसे एडवांस में आ गए, चीजें बाद में भेजी। यानी आप कह सकते हो क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, आगे कह रहा है ऑल अदर पेमेंट आइटम आर डिस्पैच इमीडिएटली एंड आर डिलीवर ऑन द सेम डे। मंथ वाइज डिटेल ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्डर्स आर एज फॉलोज। कह रहे हर महीने के ना आपको बताया जा रहा है कि सेल की अमाउंट कितनी और नंबर ऑफ ऑर्डर कितने। नीचे कह रहे कोरियर सर्विस चार्ज 350 रुपए पर ऑर्डर। कह रहे कोरियर 350 पर ऑर्डर के लेता है, तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए थे ना, तो उसने नंबर ऑफ ऑर्डर तो आपको बता दिए। अच्छा आगे कह रहे सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट कलेक्टेड बाय कोरियर आर रिमिटेड 5 डेज आफ्टर डिलीवरी। यानी एक तो उसने कहा था जब भेजता हूं उसी दिन डिलीवर हो जाती, अब वो पैसे तो ले गया कोरियर, वो कहता रोज नहीं हमें देता, वो डिलीवरी के 5 दिन बाद आके देता है। इसका मतलब हमारे सेल का 5 दिन का पैसा उसके पास रिसीवेबल है हमारे लिए, यानी डेटर बन जाएगा। कह रहा हाउएवर कोरियर चार्जेस आर डिडक्टेड ऑन मंथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ड्यू इन द फॉलोइंग मंथ। अच्छा कह रहे कोरियर करता क्या है? कह रहे कि वो जो अपने चार्जेस है वो हर महीने नहीं काटता, यानी हर डिलीवरी पे नहीं काटता, वो इकट्ठे करता रहता है और कह रहा है कि पूरे महीने के पैसे काटता है। किस में से? फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ड्यू इन द फॉलोइंग मंथ।
ठीक है, ये तकरीबन सारी वही स्टेटमेंट है जो उस क्वेश्चन की थी। तो बहरहाल उधर भी उसने यही कहा था कि जी पूरा महीना डिलीवरी वाला अपने पैसे ऑर्डर देखता है कितने बने, और फिर अगले महीने जब पहली पेमेंट करने आता है उसमें से अपने पैसे काट लेता है। इसका मतलब कोरियर को पेमेंट अगले महीने होती है। आगे कह रहे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आर क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन बैंक 5 days आफ्टर द सेल। अब कह रहे कि क्रेडिट कार्ड वाला ना आपके अकाउंट में पैसे 5 दिन के बाद ट्रांसफर किया करता है। अब देखें, बैंक को क्या पता है कि मैं 10 दिन बाद चीजें डिलीवर करके आता हूं? नहीं, वो बैंक के नजदीक सेल कब हुई? जब उसका कार्ड स्वाइप हो गया तो उसी दिन सेल होगी। तो इन अदर वर्ड्स वो कह रहा है 5 दिन बाद वो पैसे आपको देता है बैंक। इसका अंदर नवंबर के आखिरी 5 दिनों के पैसे क्रेडिट सेल वाले मिल गए होंगे, वो क्रेडिट कार्ड वाले। हाँ, वो आपको नहीं मिले होंगे। क्या उसने आपको क्या कहा है कि जब आप सेल करते हो तो उसके 5 दिन बाद क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कैश देती है। सेल के 5 दिन बाद? इसका मतलब टोटल 15 डेज करते हैं। उसने कहा ना 10 दिन पहले मैं कैश देता हूँ। आपको मैंने कहा है कि बैंक को पता है कि आप 10 दिन बाद चीज दे के आते हो कि 20 दिन बाद दे के आते हो। उसके लिए सेल होगी। उसके लिए सेल वही तारीख है जिस दिन कार्ड स्वाइप हुआ था, 10 दिन पहले। हाँ जी। और इसका मतलब नवंबर की आखिरी 5 दिन की सेल के पैसे आपको नहीं मिले होंगे, वो अक्टूबर में जाके मिलने होंगे, क्योंकि उसने कहा ना 5 दिन बाद पैसे देता है बैंक। तो इसका मतलब जिस कस्टमर ने 26 नवंबर को चीज खरीदी, 27 को खरीदी, 28 को खरीदी, अब उनके 5 दिन तो आगे अक्टूबर में चले जाते हैं ना। तो वो उसने आपको बात की। ठीक है, तो आगे और देखते हैं क्या बता रहे हैं। कह रहे कि ऑल, यही वाला ना, हाँ, ऑल हैंड बैग्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकेंगे हम लोग। नेक्स्ट कह रहे हाई वैल्यू आइटम आर परचेज अपॉन रिसीट ऑफ ऑर्डर। हाई वैल्यू आइटम तो कहता है मैं तभी खरीदता हूं जब ऑर्डर आता है। इन्वेंट्री ऑफ रेगुलर हैंड बैग्स इज मेंटेन्ड एट 30% नेक्स्ट मंथ प्रोजेक्टेड सेल्स। लेकिन कह रहा है जो रेगुलर इन्वेंट्री है ना, वो तो मैं खरीद के अपने पास स्टॉक में रखता होता हूँ, और 30% नेक्स्ट मंथ सेल जितनी अपने पास रखता हूँ। 45% ऑफ द परचेजेस आर पेड इन द सेम मंथ व्हाइल द बैलेंस आर पेड इन फॉलोइंग मंथ। ठीक है, आपको कह रहा है कि 45% में उसी महीने पेमेंट कर देता हूँ और बाकी अगले महीने पे कर दिया करता हूँ। इसका मतलब पहले आपको परचेज बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है ना कि हाई वैल्यू का स्टॉक नहीं होता जो एक्सपेंसिव चीजें हैं, लेकिन बाकियों का होता है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा बाकी मेरी चीजें कितनी हैं। ठीक है, आपने मुझे कहा था ना 60 का 20% हाई वैल्यू आइटम है, और ये 12% ऑफ टोटल सेल बनी थी। तो इसके अंदर 88% ऑफ टोटल सेल जो है वो ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, उनकी कह रहे 30% इन्वेंट्री में रखा करता हूं। तो इसका मतलब 30% किसका कह रहे हैं? नेक्स्ट मंथ की। नेक्स्ट मंथ हाँ जी, यानी जो चीजें बेचनी है उनका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल ही होगी ना। वो बात ठीक है, मैंने कहा कि टोटल की या फिर हाई वैल्यू निकाल के। हाई वैल्यू निकाल के ही करना है ना आपने। हाई वैल्यू तो उसने कहा मैं ऑर्डर के बाद खरीदता हूं। अच्छा, मतलब इन्वेंट्री की मैं बात कर रहा हूं ना, तो इन्वेंट्री जिसकी है उसी की कॉस्ट ऑफ सेल आप लोगे ना। अच्छा, तो इसका मतलब हमें परचेज बजट भी बनाने पड़ेंगे परचेजेस की फिगर निकालने के लिए। आगे आप करें एनुअल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 8.6 मिलियन इंक्लूडिंग 0.9 मिलियन इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे तो कैश एक्सपेंस आ जाएंगे। आगे आपको कह रहे हैं दीज एक्सपेंसेस आर पेड इन द सेम मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। तो अगर उसने बताया नहीं तो इवन होते होंगे, तो इसका मतलब अगर वो 12 महीनों के हैं तो एक क्वार्टर के निकाल सकते हैं 1/4। ठीक है, यानी पहले टोटल में से डेप्रिसिएशन माइनस कैश एक्सपेंस आ गए, उसका 1/4 ले लो तो क्वार्टर के एक्सपेंस आ जाएंगे जो आपने पे करने होते हैं। उसने कहा ना कि आप सेम मंथ में पे कर देते हो, तो इसका 3 महीने का ये भी पे किया होगा। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31 अगस्त। आपने कहा था आपका क्वार्टर कब से शुरू होगा?
सितंबर। तो 1 सितंबर से होता है ना, तो जो अगस्त का क्लोजिंग कैश है वो सितंबर का ओपनिंग बनेगा। कह रहा है परचेज ऑफ हैंड बैग इन अगस्त अमाउंटिंग टू 36 लाख। अगस्त की उसने खुद ही परचेज बता दी, क्यों बताई? क्योंकि अगस्त की 55% पेमेंट इस महीने दी। हाँ, अगस्त की 55% पेमेंट आपने इस महीने करनी थी। आगे आप करें सेल एंड परचेज अकर इवनली थ्रू आउट द मंथ अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, इट कैन बी assumed दैट हाई वैल्यू ऑर्डर नंबर आर 10% ऑफ द टोटल ऑर्डर नंबर्स। ठीक है, अब वो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स के अंदर बता रहा है, कह रहा है जो 10% है वो हाई वैल्यू आइटम के हैं। अमाउंट उसने क्या बता दी थी? सेल का 12%, और नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? वो ऑर्डर्स का 10%। ठीक है, यानी वो तो हर एक का अलग ऑर्डर होता है ना, वो तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर की जरूरत पड़ी तो ऑर्डर्स का 10% ले लेना, और अगर इसकी अमाउंट की जरूरत पड़ी तो फिर सेल का 12% ले लेना। आगे कह रहा है ऑल हाई वैल्यू ऑर्डर इन अगस्त वर डिलीवर इन द सेम मंथ। कह रहा है हाई वैल्यू जितनी भी थी ना अगस्त की, वो अगस्त में डिलीवर हो गई थी। अब देखें ना, आप लोगों ने कहा था कि 10 दिन के बाद मैं चीजें भेजता हूं पेमेंट आने के, वो कहता नहीं अगस्त वाले तो अगस्त में पे हो चुके थे, सितंबर वालों सब आगे ये पॉलिसी अप्लाई कर देना। कह रहे प्रिपेयर कैश बजट। अच्छा, अब मसला ये है कि कैश बजट बनाना है तो उसी तरह आपको एक लेआउट इनफ्लोज आउटफ्लोज वगैरह करना पड़ेगा। क्वेश्चन देता है ये तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है काफी हद तक ना। वो भी नहीं समझ आया था, इसलिए मैं इस तरह की करवा ठीक है, अभी हमारा पीरियड आपने कहा 1 सितंबर से लेके 30 नवंबर तक का बनता है, जिसका हम लोग बना रहे हैं ना। इनफ्लोज आने, आउटफ्लोज आने, और फिर उसका बैलेंस वगैरह जो भी सरप्लस डेफिसिट करते हैं। अब वो सीओडी वाले आपके पास आने हैं और क्रेडिट कार्ड वाले पैसे आने हैं। इधर आपकी परचेजेस की पेमेंट आनी जो आप क्रेडिटर को दे रहे होंगे। सर्विस चार्ज करिए। वो तो नेट उसने कहा था ना करने। हाई वैल्यू आइटम परचेज में रिसीट,
तो अब यहां से आपका आसानी है टोटल कलेक्शन। इधर से आ जाएंगे टोटल पेमेंट्स, फिर आएगा सरप्लस या डेफिसिट, ओपनिंग, क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक का होता है यहाँ पर 1250। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने टोटल में जो बताए थे उसने कहा था 8.6 मिलियन। अच्छा 8600 माइनस डेप्रिसिएशन 900। ठीक है, अभी उसने कहा था पूरे साल के हैं तो हमें तो क्वार्टर के चाहिए ना, डिवाइड बाय 4। उसने कहा कि वो काट के पैसे देता है। जैसे आपका 1000 रुपये मेरे पास आया, उसमें मैंने अपना 100 रुपया काट के आपको 900 पकड़ाने हैं, तो आपको इनफ्लो कितना हुआ 900। तो आप इस तरह नहीं कर सकते 1000 आया था 100 दे दिया था, नहीं वो उसमें वहाँ पे भी आपने जो फिगर उधर लिखनी है उधर से माइनस हो जाएगी। कैलकुलेशन तो करनी है। अच्छा, अब हाई वैल्यू सेल्स, उसने कहा था क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट होती हैं उसकी 20% हाई वैल्यू आइटम होती हैं। तो अगर टोटल के हिसाब से देखें तो कितने परसेंट हो गया 12%। तो रेगुलर सेल्स 100 minus 12, that is 88%। अब हम पहले बनाते हैं परचेज बजट। रेगुलर का और फिर साथ में लेंगे हाई वैल्यू का। क्या हर महीने का बनाना है, क्वार्टर का बनाना है?
क्वार्टर का, तो इसका मतलब आपको जो वैसे परचेज का तरीका क्या होता था कि हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स एट डिजायर्ड क्लोजिंग और लेस ओपनिंग। हम लोग यहाँ पर देखें परचेजेस ऑफ अगस्त, उसका जो हिस्सा इस तरह नहीं होगा। अच्छा जी, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब क्योंकि हमने क्वार्टर का बनाना है तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल भी पूरी क्वार्टर की चाहिए होंगी, और उसने क्या कहा था हमारा मार्कअप है मार्जिन है, मार्कअप है 25%। तो अब आपने कौन से 3 महीने लेने थे वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिए थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इन 3 महीनों की सेल्स का टोटल करें, 000 में कर लीजिएगा। 15,900, 20% आपने बताया था मार्कअप, 25 ओवर 125, सॉरी 100 कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी थी ना, 100 बाय 125 इंटू 4 कर लें इसको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी थी ना हमने। इसका वो सॉरी इस पर परसेंटेज लगा दें, ऊपर में निकाली है ना 88%। अच्छा, उसने उसका कोई अलग मार्जिन तो नहीं बताया हाई वैल्यू का? नहीं, ऑल हैंड बैग्स उसने कहा, इसका मार्जिन उनमें सेम ही है, वैसे एक्सपेंसिव है लेकिन मार्जिन सेम ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल सेल में से 88% रेगुलर सेल्स निकाल ली, उनकी कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली। उसने कहा था कि रेगुलर जो सेल्स हैं उनकी मैं इन्वेंट्री रखता होता हूं। अब देखिए इन्वेंट्री कितनी कह रहा है, 30%। इन्वेंट्री ऑफ रेगुलर हैंडबैग इज मेंटेन 30% नेक्स्ट मंथ्स प्रोजेक्टेड सेल। अच्छा, अब क्लोजिंग नवंबर का है तो नंबर का नेक्स्ट मंथ कौन सा, दिसंबर। दिसंबर की देखें सेल्स कितनी है, अच्छा अब 6200 उसकी सेल है। ठीक है, अगर इसको 100 बाय 125 करूं उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, उसका 88% करूं रेगुलर आइटम आ जाएंगी, और उसका कितने % रखना है स्टॉक, 30%। वन थ्री जीरो नाइन 0.44। अच्छा, ओपनिंग अब चाहिए। देखिए ओपनिंग कौन सा होगा, अगस्त का क्लोजिंग, और अगस्त का क्लोजिंग कितना होगा, सितंबर की कॉस्ट ऑफ सेल के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अब सितंबर की देखें सेल कितनी है, तो 5200 इंटू 100 बाय 125 करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई उसका 88% करूंगा तो रेगुलर वाली चीजों की आ गई, और उसका 30% लूंगा तो इन्वेंट्री आ गई 1098.24। ये माइनस हो जानी है।
111404 11,404 .8 इसकी पेमेंट के बारे में इसमें क्या होता है बस ना? 45% पेमेंट जो है वो करनी है और 45%। सर हर बिल्डिंग का अलग अलग था लेकिन वो समझ नहीं आ रही। ठीक है, अलग अलग इसलिए करना पड़ जाएगा कि उसने ना क्वार्टर की पेमेंट का नहीं कहा, उसने महीने की पेमेंट का कह दिया। ठीक है, अभी मैंने क्वार्टर की परचेज तो निकाल ली थी, लेकिन वो मसला ये है कि वो महीने के लिए मुझे फिर निकालनी पड़ेंगी महीने की। तो ठीक है, इस फिगर की वैसे में जरूरत पड़नी तो है, लेकिन अब क्योंकि हम महीने वाइज निकाल लेंगे तो फिर महीने वाली फिगर टोटल कर लेंगे, वो बनेगी इतनी की आपकी। सर हर महीने को फिर लगा ठीक है, अभी हम रेगुलर आइटम का कर रहे हैं और अब हमें अगस्त की तो उसने बता दी थी ना परचेज कितनी है। ठीक है, तो अगस्त की जरूरत नहीं है, हम फिर बनाते हैं किस किस की, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, अब सितंबर की कॉस्ट ऑफ सेल्स, सितंबर की सेल्स थी आपकी 5200। इसको जब 100 बाय 125 करेंगे, इसकी कॉस्ट आ गई, उसका 88% करेंगे, रेगुलर आइटम आ जाएंगी और उसका बस यही। ठीक है, वो तो इन्वेंट्री के लिए 30% किया था ना। थ्री सिक्स 0.8। अच्छा, इसी तरह अगर मैं अक्टूबर की वर्किंग करूं, अक्टूबर की सेल कितनी है? 5600। उसका इंटू 100 बाय 125 और उसका 88%। $3942.4। अच्छा, अब नवंबर की देखें कितनी थी। ठीक है, नवंबर की मैं इधर वर्किंग शो करता हूँ। 5100 100 ओवर 125 और फिर उसका 88%। 3510.90। अब क्लोजिंग चाहिए। अब सितंबर का क्लोजिंग कौन सा होगा? अक्टूबर की कॉस्ट ऑफ सेल का 30%। तो अक्टूबर की कॉस्ट ऑफ सेल तो निकाली हुई,
3942.4, इसका 30%। 1182.72। अच्छा, इसी तरह अक्टूबर के लिए कौन सा होगा? नवंबर का, तो 3590.4 का 30%। 1077.12। अच्छा, अब हमें चाहिए नवंबर के लिए। नवंबर के लिए हमें चाहिए दिसंबर की सेल गिवन थी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब दिसंबर की मैं वर्किंग अगर करूंगा तो मैं पहले 6200 को 100/125 करूंगा और फिर उसका 88% करूंगा और फिर उसका 30%। 1309.44। अच्छा, अब हमें चाहिए ओपनिंग। आपको पता है एक मंथ का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग बन जाता है। तो ये जो इसका सितंबर का क्लोजिंग था वो इसका ओपनिंग हो जाएगा 1182.72। इसी तरह ये आ जाएगा 1077.12। अच्छा, अब हमें सितंबर का चाहिए, तो जो अगस्त की परचेज है, नहीं अगस्त का जो क्लोजिंग है वो इसको ओपनिंग बनना है ना। अगस्त का क्लोजिंग कौन सा होगा? सितंबर की। तो सितंबर की कॉस्ट से निकली तो भी आपकी 360.8, इसका 30%। 1098.24। अब यहां से हम पहले इनकी परचेज की फिगर निकाल लेते हैं। $3745.28। $3836.8। $3822.7। अच्छा, अब हम लोगों ने निकालनी थी पेमेंट्स। ठीक है, अभी मैंने ना इस वक्त रेगुलर आइटम अलग की हुई है, तो इसलिए उसने कहा था कि जो आपकी हाई वैल्यू आइटम है वो तो जब पैसे पहले आते हैं चीज़ें मैं बाद में खरीदता होता हूँ। ठीक है, अभी मैंने उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया। अभी मैंने सिर्फ ये रेगुलर वाले की कैलकुलेशन की है, तो हम लोग जरा पहले रेगुलर वाले की पेमेंट निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पेमेंट कैसे निकलेगी? उसने कहा था कि हम लोग कब पे करते हैं परचेजेस का? 45% सेम मंथ में और हाँ, इसका मतलब अगर हम इन टोटल परचेज में यहां पे निकाल लूं ये तीनों का टोटल परचेज ऑफ द क्वार्टर, तो इन तीनों का टोटल देखिए क्या बना। 11,404.8। ठीक है, अब करना क्या है? उसने आपको कहा कि 45% पहले देता है। 45% उसने कहा था उसी महीने दे देता हूं, 55 अगले में दे देता हूं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका ना, इसका 45 इसी महीने पे हो गया, 55 इधर पे हो गया, कितने परसेंट पे हो चुका है?
100%। 100% पे हो चुका है। इसका 45% इधर पे हो गया, 55% इधर पे हो गया, कितना पे हो चुका है? 100% पे हो चुका है। इसका 45 तो पे हो चुका है, 55 अभी रहता है, वो नहीं पे हुआ। मैंने इधर टोटल में इसको भी शामिल कर दिया। क्या करना चाहिए? इसमें से इसकी 55% निकाल दो। हाँ जी, इसका था इसमें से जो आपके क्लोजिंग पेबल हैं या जिसे क्रेडिटर आप कह सकते हो, वो माइनस कर दें। वो क्या बनेगा? 3822.72 का 55%। 2102.496 चलिए 50 कर लें। अच्छा, उसके बाद अब अगस्त पे आए। अगस्त का 45% कब पे हो गया था? तो उसका 55 कब पे हुआ था? तो इसी क्वार्टर में पे हुआ है। वो इसमें क्या करेंगे? ऐड कितनी परचेज की मैंने? 3600। उसका कितने %? 55। ये वाली फिगर माइनस होनी है और ये वाली अब आपने ऐड कर 1980। $11 to 82.3। हाँ जी। अब उसने कहा था हाई वैल्यू आइटम्स आर परचेज्ड अपॉन रिसीट ऑफ ऑर्डर्स। तो क्या इसका स्टॉक रखता है? नहीं, इसका उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कोई नहीं, उसकी सिर्फ परचेज ही है। ठीक है, यानी जितनी चीजें बेचता है, यानी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वही उसकी परचेज है। अब उसने उसका ना मार्जिन अलग नहीं बताया था, वरना मार्जिन जैसे मुझे उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से शायद करना पड़ जाता। अभी बहरहाल ये तो हमने पहले रेगुलर आइटम को कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग हाई वैल्यू आइटम्स में। इसका इसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो इसकी परचेजेस होंगी। यानी अगर मैं सीधी परचेजेस ऑफ द क्वार्टर पहले निकाल दूं, ठीक है, इधर मुझे अलग अलग क्यों करना जरूरी हो गया था? क्योंकि इनकी पेमेंट अलग। हाँ, इनकी एक तो इन्वेंट्री का मसला था, पेमेंट तो उसकी भी अलग अलग ही होगी, ठीक है, लेकिन इधर इन्वेंट्री की जैसे ना परचेज की फिगर बदलनी थी और उसने कहा था कि अगले की रिक्वायरमेंट का, तो वो थोड़ा ज्यादा मसला बन रहा था। इसमें इन्वेंट्री वगैरह तो है ही नहीं, तो अलग से एक कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के उसकी एडजस्टमेंट डाल दिया करेंगे। मतलब जो कॉस्ट ऑफ सेल है वही परचेज होनी ना इसकी। तो आप लोगों की जो सेल्स थी पूरे क्वार्टर की, अभी आपने पहली जो वर्किंग काटी थी ना, उसमें देखिए टोटल सेल्स कितनी थी?
15,900। 15,900। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि इसका 12% जो है ये एक्सपेंसिव वाली आइटम है, और मार्जिन तो उसने बताया सेम ही है 100/1 to 5, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 156 तो 1526.4 ये परचेज आ गई पूरे क्वार्टर की। अच्छा, अब पेमेंट का फिर इसमें मसला है, वही इस तरह का। ठीक है, वो फिर इस तरह का हमें एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी। मतलब ये टोटल परचेज की फिगर आ गई। अब इसमें आपको क्या करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर और ओपनिंग क्रेडिटर, यानी माइनस इसमें करने पड़ेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स और प्लस करना पड़ेंगे ओपनिंग क्रेडिटर। अब आप लोगों ने कहा था जो नवंबर की परचेज होंगी इसकी उसका 45% तो ये पे कर चुका होगा, कितने परसेंट नहीं किया होगा? 55%। तो इसको ना नवंबर का 55% कॉस्ट ऑफ सेल का माइनस करना चाहिए परचेज का। अब इसकी परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों क्या हैं? सेम है। तो नवंबर की सेल्स कितनी है आपकी? 5100। इसका अगर मैं 12% ले लूं तो ये हाई वैल्यू आइटम की सेल आ गई। इसको अगर 100/1 to 5 कर दूं तो ये उनकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है, और जो कॉस्ट ऑफ सेल है वही आपकी परचेज भी है क्योंकि आप खरीदते ही उतना हो। और इसका आपने मुझे कहा 55% नहीं पे हुआ। टू सिक्स नाइन 0.28। अच्छा, आपको चाहिए ओपनिंग। ओपनिंग कौन से होने थे? अगस्त वाले। अगस्त की उसने कितनी बताई थी परचेज? 36। तो 3600 का 12% लेंगे। ये परचेज थी ना 3600, इसका 12% लेंगे तो हाई वैल्यू की आ गई, और उसका कितने परसेंट था? 55%। $237.6। $1,494.72। 1494.72। इसका ये आप लोगों ने पेमेंट की होगी। इन दोनों का सम कर रहे हैं 1,277.02। इसमें 1925 भी ऐड कर लो। 1,4702.02। तो ये तो हमारी बन गई टोटल पेमेंट्स। अब मसला है कलेक्शंस का। अब कलेक्शन में सीओडी का भी करनी है और क्रेडिट कार्ड की भी। पहले सीओडी पे आते हैं।
ये वाली वर्किंग होगी ना? जी सर। जी, अब कैश ऑन डिलीवरी उसने कहा था 40% चीजें होती हैं। और कोरियर हमने कब पैसे दे के आता था? 5 days आफ्टर डिलीवरी। सेम डे हो जाएगा। तो हमने बनाना था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो सेल्स ऑफ द क्वार्टर उसको करने की जरूरत अलग अलग। क्योंकि अगस्त की सेल होनी चाहिए 5 दिन की। अगस्त की सेल तो उसने दी नहीं ना। वो अगर प्लस माइनस वो तो हो जाएगा, उसमें तो मसला था परचेज की फिगर चाहिए थी, इसमें परचेज की फिगर नहीं, सेल चाहिए, सेल तो दी नहीं है ना। सेल ऑफ द क्वार्टर ऑन सीओडी। तो अब क्वार्टर में आपने कहा था सितंबर से जाना है ना आपने, यानी 5200 प्लस 5600 प्लस 5100 टोटल आ गई। इसका सीओडी पे कितने परसेंट है? 40%। सिक्स एट 6360। अब प्लस हम इसमें करेंगे ओपनिंग डेटर्स और लेस इसमें कर लेंगे क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है, यानी जस्ट लाइक अ डेटर अकाउंट, ओपनिंग डेटर डेबिट में आते हैं, सेल भी डेबिट में आती हैं, क्लोजिंग क्रेडिट साइड, वही प्लस माइनस उसी तरह ही। अच्छा, ओपनिंग डेटर कौन से होंगे? अगस्त के आखिरी 5 दिन। अगस्त के आखिरी 5 दिन। तो अगस्त की सेल कितनी है? 4800। इसका सीओडी पे कितने परसेंट थी? 40%। ठीक है, और इसके आपने कहा कितने दिन? 5/30। अब क्लोजिंग डेटर नवंबर की सेल कितनी है? 5100। सीओडी पे कितने परसेंट है? 40%। और इसके 5 दिन के पैसे उसके पास पड़े होंगे 340। ये माइनस हो जाएगा 6340।
अब क्रेडिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन क्या थी? क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आर क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 5th डे, ऑन 5 डे आफ्टर द सेल। यानी कह रहा है जब सेल करते हैं उसके 5 दिन बाद पैसे आपको मिलते हैं। इसका मतलब जो आपने सेल की होंगे उसके आखिरी 5 दिन के क्या पैसे मिल चुके होंगे, यानी नवंबर के? नहीं, ठीक है, वो क्लोजिंग डेटर हो गए। जो अगस्त के आखिरी 5 दिन के पैसे थे वो कब मिले होंगे? सितंबर, यानी इस क्वार्टर के अंदर, ठीक है। उसकी भी हमें इसी तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ओपनिंग क्लोजिंग की। अब पैसों का देख लो, उसने क्या कहा था आपको एडवांस में तो नहीं मिलते? कहाँ पे बताया हुआ था? 20% of credit sales are high value item requiring customization. These are dispatched 10 days after payment. कह रहे डिस्पैच बाद में करता है, इसका ना नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे फर्क पड़ेगा। करियर सर्विस भी यूज हाँ, वो माइनस करनी है भी। ठीक है, इसमें से हमने अभी लेस करने थे कोरियर चार्जेस। चलिए पहले टोटल कलेक्शन निकाल के ना फिर एक ही दफा माइनस करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रही उनको भी जाके तो कोरियर ही देके आ रहा है ना। ये चलिए इसके कोरियर चार्जेस निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इसमें डिलीवरीज कितनी गई? 410, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 डिलीवरीज गई ना। इन 3 के पैसे बनते थे प्रिंसिपली, लेकिन उसने क्या कहा था कोरियर कब काटता है? अगले महीने की पेमेंट। हाँ, अगले महीने की पेमेंट में से। इसका अंदर अगस्त के पैसे के उसने अगस्त में काट लिए थे, सितंबर में काटे होंगे, ठीक है, सितंबर के अक्टूबर में, अक्टूबर के नवंबर में, लेकिन अब जो नवंबर है उसके दिसंबर में काटेगा। इसका मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 के उसने यहां से काटे। तो इन 3 के आप जरा देखें कितने बनते हैं। अगस्त के ऑर्डर कितने हैं? लेकिन सर इसका 90% रेगुलर, वो टोटली कोरियर ने तो कोरियर वाले पैसों में से काटना है ना, क्रेडिट कार्ड वाले में से नहीं काट सकता वो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा ना चलो ऊपर ही काट लेते हैं। जैसे कितने थे आपने कहा ऑर्डर अगस्त के? तो इन 410 के पैसे उसने काटे होंगे इस क्वार्टर में। अगले के कितने? 420, उससे अगले के। तो इन 3 के पैसे उसने इस क्वार्टर में काटे होंगे। किस रेट से काटे हैं? 350 के हिसाब से। 000 में फिगर निकालिएगा। हाई वैल्यू के पैसे किसके पास आते हैं? बैंक के पास। अब क्या ये कोरियर बैंक से पैसे काटने जाएगा? नहीं, लेकिन उसके पैसे इसी में से काटे जो हाई वैल्यू, जो उसके पास पैसे आए हैं उसी में से काट सकता है ना। कोरियर के पास तो यही कैश ऑन डिलीवरी वाले ही आए हैं ना। ये 000 में ये माइनस कर लें।
ठीक है, यानी दोबारा समझ लें, उसने कहा था कोरियर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे पैसे कलेक्ट कर लेता है कस्टमर से, और जब हमें देने आता है तो उसमें से अपने चार्जेस काटता है, लेकिन कौन से चार्जेस? पिछले महीने वाले चार्जेस इस दफा काटता है। तो उसका ना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों के चार्जेस इस क्वार्टर में कटे होंगे। सितंबर के तो अगले महीने में चले जाएंगे, नवंबर के, सॉरी। अच्छा, अब कलेक्शन आते हैं जो क्रेडिट कार्ड से होती हैं। तो क्रेडिट कार्ड का हम पॉइंट पढ़ रहे थे, उसको क्या था, उसने कहा कि 20% क्रेडिट कार्ड सेल्स आर हाई वैल्यू आइटम रिक्वायरिंग कस्टमाइजेशन, दीज आर डिस्पैच्ड 10 days आफ्टर पेमेंट। ठीक है, कह रहे पेमेंट के 10 दिन के बाद मैं चीजें भेजता हूं, और कह रहे कि ऑल अदर आइटम आर डिस्पैच इमीडिएटली, बाकी तो कह रहे फौरन डिलीवर हो जाती हैं। अब हाई वैल्यू आइटम की कलेक्शन, इसका मतलब ये है कि जो हाई वैल्यू आइटम्स की जो 20% क्रेडिट सेल, वो 10 दिन पहले पैसे रिसीव होते हैं और उसके बाद जाकर हाँ, आप सेल की एंट्री कब डालते होंगे? जब पैसे मिलते होंगे या जब चीजें डिस्पैच करते हो? जब चीजें डिस्पैच करते हो के। इसका मतलब आप लोगों के पास 10 दिन पहले पैसे आए, मतलब फर्ज करें मैं, पहला महीना हमारा कौन सा? सितंबर। फर्ज करें मैं सितंबर की बात करता हूं, तो 1 से लेके 10 सितंबर तक के पैसे आपको कब मिल गए होंगे? अगस्त में। और कह रहे हैं कि फिर जी, तो अब बात में ये कर रहा था कि जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं उसके उसने कहा कि जब पैसे मिलते हैं उसके 10 दिन बाद मैं वो चीजें डिलीवर करता हूं। ठीक है, इसका मतलब जो 1 से लेके 10 सितंबर तक की हाई वैल्यू आइटम है उनके पैसे आपको कब मिले होंगे? अगस्त के अंदर। और अगस्त में जब मिले होंगे तो उसने उसके 5 दिन बाद आपके अकाउंट में बैंक ने ट्रांसफर कर दिए होंगे। ठीक है, इसका मतलब 10 दिन पहले पैसे मिले, फिर 5 दिन बाद मिले, तो इसका मतलब नेट अगर इन दोनों को किया जाए, मतलब देखना यहां से अगर मैं 10 दिन पीछे आता हूं, मैं कहता हूं यार ये पैसे अगस्त में मिले थे, और उन 10 में से 5 दिन के तो बैंक ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए होंगे, तो इसका मतलब अल्टीमेटली 5 days ऑफ सितंबर इसके पैसे आपको मिल चुके थे पहले एडवांस में, चीजें आप लोगों ने बाद में डिलीवर की। इसका मतलब इधर इनफैक्ट डेटर का क्रेडिट बैलेंस बन गया था। जो कस्टमर है रूटीन में तो डेटर ही बनता है ना आपका, लेकिन वो पैसा आपको एडवांस में दे रहा है। ठीक है, यानी दोबारा समझ लें कि जो पहले 10 दिन थे सितंबर के, इसके जो हाई वैल्यू आइटम की सेल थी, इसके पैसे तो आपको 10 दिन पहले मिल गए हुए थे, यानी अगस्त में मिल गए हुए थे। ठीक है, अब अगस्त में जब उस बंदे को पैसे बैंक को मिले, बैंक ने 5 दिन बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, तो इफेक्टिवली तो फिर सितंबर के 5 दिन के पैसों का मसला बन रहा है ना, कि 5 दिन की सेल का पैसा एडवांस में मिला हुआ था। ठीक है, यानी अगस्त की 5 दिन की सेल का पैसा एडवांस में आपको मिल चुका हुआ था। 5 दिन की जो सेल है हाई वैल्यू उसी की बात हो रही है ना सर, उसकी जो है वो अगस्त में मिल चुकी थी, बाकी सारी पेमेंट। हाँ, यानी कि देखे ना, इन 10 दिन के पैसे अगस्त में मिल चुके थे, और जब बैंक को अगस्त में मिले थे तो उसने 5 दिन बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। अब जो पहली वाले होंगे, पहले 5 दिन वाले, वो पहले 5 दिन वाले वो तो मिल गए होंगे, ठीक है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए होंगे, लेकिन जो बाकी 5 दिन वाले होंगे, बेशक कस्टमर दे चुका था, बैंक ने भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए होंगे। ठीक है, अगर मैं कस्टमर के हिसाब से देखूं तो कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस बनता है कि वो तो एडवांस में पैसे दे चुका है, लेकिन अगर बैंक के हिसाब से देखूं तो बैंक ने अभी तक मुझे दिए तो नहीं हुए, मेरे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी तक वो रिसीवेबल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर ना मुझे थोड़ी सी कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अब इसका मतलब क्रेडिट कार्ड में जैसे उसने कहा कि जी आपकी 20% थी, तो बाकी नॉर्मल सेल भी तो थी क्रेडिट कार्ड से भी, और नॉर्मल सेल का पैसा तो
10 दिन में सिंपल उसका जो चक्कर नहीं है वो तो आपको साथ साथ ही वो करता जा रहा होगा ना। तो इसका मतलब क्रेडिट कार्ड से पहले रेगुलर आइटम की हम बात कर लेते हैं। इसमें रेगुलर क्या नाम दिया था हमने उसको, चलिए रेगुलर आइटम्स, रेगुलर क्रेडिट कार्ड। ठीक है। यानी जो रेगुलर आइटम्स हैं, एक हाई वैल्यू एक रेगुलर वाली, तो हम पहले रेगुलर की बात कर लेते हैं। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सेल्स ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। ये भी हमने ऊपर वर्किंग की थी ना, 5200 प्लस 5600 प्लस 5100, ठीक है। इसका 60% थी ना क्रेडिट कार्ड से, और उसमें उसने कहा था हाई वैल्यू कितने परसेंट है, तो ये 80% होगी। सेवन सिक्स थ्री टू। प्लस करने ओपनिंग डेटर, लेस करने क्लोजिंग डेटर। बैंक आपको क्या करता था, 5 दिन बाद पैसे ट्रांसफर करता था। अगस्त के आखिरी दिनों में जो क्रेडिट कार्ड से सेल हुई होंगी, आखिरी 5 दिनों में, क्या वो अगस्त में पैसे मिल गए होंगे? नहीं। कब मिले होंगे? तो इसका मतलब इधर ही कलेक्शन हुई होगी ना। तो अगस्त की सेल 4800 थी, उसका जब हम 60% लेंगे क्रेडिट कार्ड वाली आ जाएगी, उसका 80% लेंगे रेगुलर सेल्स की आ जाएगी, उसका 5/30। अब जो आपका आखिरी महीना है नवंबर, इसके 5 दिनों के पैसे मिल गए होंगे? नहीं। तो 5100 के 60% के 80% का क्या कर देंगे, 5/30। ये माइनस हो जाएगा, 73608। अच्छा, अब ये तो भी हमने रेगुलर वाली आइटम निकाली, हमने ऊपर हेडिंग क्या दी, ये कलेक्शन क्रेडिट कार्ड, ये रेगुलर वाली की आ गई। अब आपको साथ किसकी निकालनी थी? हाई वैल्यू। अब पहले तो सिर्फ सेल्स ऑफ द क्वार्टर हम निकालते हैं ना, तो 5200 प्लस 5600 प्लस 5100 के 60% का 20%, 1908। लास्ट पॉइंट क्या चीज? 10% ऑफ टोटल ऑर्डर, इसका भी काम नहीं है। सबसे लास्ट पॉइंट 30%।
कह रहे इट कैन बी अज्यूम दैट हाई वैल्यू ऑर्डर नंबर, देखें बेशक उसका नंबर 10% है, इसके यूज कहाँ होता इसका यूज कोई भी नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि चाहे हाई वैल्यू का ऑर्डर है, है? ठीक है, एक मिनट नहीं बन जाएगा। कह रहे आइटम अज्यूम हर नंबर इज 10% ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर और से पढ़ने का फर्क। क्योंकि आप लोगों के पास जो हाई वैल्यू के ऑर्डर आए होंगे ना उसके सितंबर के एंड में, आखिरी 10 दिन में, क्या वो सितंबर में डिलीवर हुए होंगे? नहीं नहीं हुए होंगे। मतलब नवंबर के, हाँ नवंबर वाले, सॉरी, नवंबर के आखिरी 10 दिनों के डिलीवर नहीं हुए होंगे। हाँ जी, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर में उसकी एडजस्टमेंट्स डालनी पड़ेगी। इसी तरह अगस्त के आखिरी 10 दिन के जो ऑर्डर्स थे वो कब डिलीवर हुए होंगे? वो सितंबर में, ठीक है, वो इधर नंबर ऑफ ऑर्डर में उसका प्लस माइनस है। अगस्त में क्वेश्चन है कि अगस्त में हो रहे हैं। अगस्त के अगस्त में हो गए थे, अच्छा, तो बस फिर वो एक आपको इसमें एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी इधर। का 90% नहीं है सर। अगस्त के कितने हैं? नवंबर हाँ सॉरी, नवंबर के 460। वो तो उसने कहा था पैसे भी तो बाद में काटता है ना वो, यानी आपका मंथ मान रहे थे ना सितंबर, सितंबर के जो आखिरी 10 दिन के डिलीवरी चार्जेस होंगे वो काउंट हुए होंगे नवंबर के अंदर जाके, अक्टूबर में जाके, अक्टूबर के आखिरी दिन के नवंबर में जाके, नवंबर के आखिरी दिन के डिलीवर नहीं हुए होंगे, डिलीवर नहीं हुए तो माइनस होंगे, तो माइनस 10% ऑफ ऑर्डर ऑफ नवंबर उसके। 46। हाँ, अब इसमें ये ना पैसे उसने कहा था कि वो 1 महीने बाद देता है, ठीक है, यानी आपके मंथ बनते हैं, पहले हम चले मंथ का लिख लेते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, इससे ऊपर था अगस्त। अब सितंबर के जो आखिरी 10 दिन के पैसे थे वो उसने दिए, यानी चीजें जो ऑर्डर जो डिलीवर किए होंगे वो अक्टूबर में डिलीवर किए होंगे, अक्टूबर के आखिरी 10 दिन के जो हैं वो नवंबर में डिलीवर किए होंगे, नवंबर के जो है आखिरी 10 दिन के वो चले जाने दिसंबर में, ठीक है, ये तो हो गया ऑर्डर कब कब डिलीवर हुए। अब मसला था पैसों का, उसने कहा था पैसे वो अगले महीने काटता है। अब ये जो सितंबर के पैसे थे उसने कब काटे? अक्टूबर में। अक्टूबर के पैसे उसने कब काटे? नवंबर में, ठीक है, दिसंबर के तो भी उसने काटे कोई नहीं, ठीक है। अब यानी जो नवंबर के दिसंबर में जाने थे जो उसने यानी पैसे दिसंबर में काटने हैं ना, तो इसका मतलब अक्टूबर की पूरी पेमेंट हुई होगी, यस, ठीक है, नवंबर वाले की पूरी हुई होगी, नहीं सर, यानी ये जो अक्टूबर वाले की पूरी होगी ना पेमेंट, सितंबर वाले की पूरी पेमेंट होगी, अक्टूबर वाले जो पैसे हैं उनकी पेमेंट भी होगी नवंबर में, ठीक है। नहीं सर, मुझे ये है कि अक्टूबर के जो 10 दिन की जो सेल आपकी वो ही होगी नवंबर में, और वो 1 महीने बाद आके पैसे काटा तो वो दिसंबर में पैसे काटेगा अक्टूबर के आखिरी 10 दिन। मैं अभी देखा ना, पहले तो हमने ये हिसाब लगाया कि आखिरी 10 दिन के पैसे कब रिकॉर्ड किए,
सितंबर के आखिरी 10 दिन की सेल आपने कब रिकॉर्ड की होगी? अक्टूबर में। अक्टूबर के आखिरी 10 दिन की सेल आपने कब रिकॉर्ड की होगी? नवंबर में। अब नवंबर के आखिरी 10 दिन की सेल कब रिकॉर्ड होगी? दिसंबर में। ये सेल रिकॉर्डिंग की बात हो रही, ठीक है। अब मसला है रिकॉर्ड होगा तो उसके बाद ही डिलीवरी जानी थी ना। अब जब आप लोगों ने सेल्स की एंट्री हम लोग वैसे कब कर रहे होते हैं? जब डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिलीवर हम लोगों ने जब किया उस वक्त उसकी सेल की एंट्री डाली होगी। अब उसके हिसाब से अगर हम लोग चलें तो सेल की एंट्री आप लोग जो है अक्टूबर में डाली, इस तरह करके की होंगी। अब प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा था कि कोरियर को पैसे जो पड़े, क्योंकि उसने जो ऑर्डर डिलीवर करने हैं उसने तो उसके पैसे लेने हैं, ठीक है। अब यहां पे उसने वैसे आपको ये बताया हुआ था कि इतनी इतनी सेल वैल्यू है इन मंथ्स की और इतने इतने ऑर्डर हैं, लेकिन उसने ऑर्डर तो उसी हिसाब से बताए हैं ना सर। इसका आंसर है पीछे। और सर क्या मैं ये रहा हूँ कि आपकी अगस्त की सेल है ना, आखिरी 10 दिन की। उसने कहा अगस्त के सारी अगस्त में डिलीवर हो गई थी। अगस्त का तो चलो खाते का सितंबर की जो आपकी 10 दिन की सेल है वो हम लोग डिलीवर कर रहे होंगे अक्टूबर में पहले 10 दिन, ठीक है। और मतलब आखिरी 10 दिनों की सेल जो है वो अगले अक्टूबर में कर रहे होंगे। और उसने ये भी बताया है कि वो जो है सेल मतलब डिलीवर करने के महीने बाद आता है पैसे लेने के लिए, ये उसने बताया ना। हाँ, उससे अगले महीने। मतलब जो सितंबर के आखिरी 10 दिनों की सेल है वो अक्टूबर में रिकॉर्ड करके उसने पैसे नवंबर में लिए होंगे, एक महीने बाद। एक मिनट इसको देख देता हूँ, इसका आंसर इसमें है सर। ये इसी के बाद आखिरी पेज, आखिरी पेज। अच्छा, कुरियर चार्जेस नहीं, वो वही किया हुआ उसने 420 400 उसका कोई काम नहीं है वो, क्योंकि उसने यहाँ पे ना आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दिए हुए ना, वो जैसे हमने पहले किया था ना वैसे किया हुआ उसने। वो रिसीट्स के अंदर देखो ना, हाई वैल्यू से ऊपर। उसने ना एक्चुअली आपको नंबर ऑफ ऑर्डर ही बता दिए थे ना कि इस महीने के ये ऑर्डर है, उस वजह से उसका काम नहीं बन रहा ना। इस महीने के ये ऑर्डर, हाँ, यानी इसने आपको कहा है कि अगस्त के महीने की सेल होंगी 48 लाख और ये ऑर्डर होंगे 410, ठीक है। अब वो 410 जो है इसके अंदर उसने कहा 10% जो है वो एक्सपेंसिव वाली चीज़ों के हैं, तो बेशक एक्सपेंसिव वालों के हैं, कोरियर चार्जेस तो आपके सेम ही है ना, तो उस वजह से वो फर्क नहीं पड़ा। यानी इसी को इनको 350, तो क्या बना हुआ था हमारा ये 448 5892। वो एक्चुअली ना वो मसला ये आ रहा था कि उसने ऑर्डर आपको, यानी जब हम करते हैं सेल, हमने कहा था हम डिलीवरी पे करते होते हैं रिकॉर्ड, तो वो इसका मतलब जब उसने डिलीवर की उस वक्त उसने सेल डाल दी होगी, तो उसका फिर इसलिए कोई काम नहीं फिलहाल। अच्छा, अब बात हम लोग कर रहे थे इसकी हाई वैल्यू आइटम की कलेक्शन की। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर के जो 5 दिन के पैसे थे वो आपको पिछले अगस्त में मिल गए होंगे, वो इसमें से हमें क्या कर देने चाहिए, माइनस। तो 5200 के 60% के 20% का 5/30। उसने कहा था 10 दिन पहले पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, और जब 10 दिन पहले पैसे मिलते हैं फिर 5 दिन बाद वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इफेक्टिवली 5 दिन पहले आपको पैसे मिलते हैं चीजें डिलीवर करने से पहले। तो इसका मतलब सितंबर के जो पैसे हैं 5 दिन पहले तो वो तो अगस्त में मिल गए थे, तो अगस्त में मिल गए थे, सितंबर में कलेक्शन तो नहीं हुई ना, तो उसको इसमें से माइनस कर दें।
104, ठीक है। यानी कि हमने लिए फर्स्ट 5 days ऑफ सितंबर और ऐड कर लें दिसंबर के 5 दिन के पैसे कब मिल गए होंगे? नवंबर में। दिसंबर की सेल की है ना, हाँ दी हुई 6200 के 60% इंटू 20% इंटू 5/30 120, ठीक है। ऊपर वाली फिगर माइनस होनी, ये ऐड होनी 20। अच्छा, इसको आउटर में लिखें 1928 और इसमें ये वाली फिगर ऐड करें 7608 9536। जी, इन दोनों का सम कर लें 15428। इसे माइनस करें 14702.02 725.9। इसमें ऐड कर लें 1250 1975.9। यही आंसर है। Sorry, different. September and October number sales. वन 124 उसने फिगर कोई ऐड की कलेक्शन में, अच्छा ये ऐड हो गई और 104 माइनस किया, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद 448 माइनस किया, कोरियर चार्जेस हमारे कितने थे 448 ही हैं। उसके बाद 19704 August collection in September. बड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, जैसे एक एक फिगर देख रही हूँ। अगस्त की कलेक्शन उसने कहा हुई ये सर 320 प्लस 384 और बस ये जरा इन दोनों का टोटल देखें क्या आता है। 320 प्लस 384 704, हाँ 704 है उसको, हाँ और 340 और 408 यही 748 ही बनता है। ये भी आ गया
104 सितंबर हाई वैल्यू वो पीछे फर्स्ट डे ऑफ कहाँ पे? सितंबर से दिसंबर सेल कलेक्टेड इन नवंबर 124, ये भी आ गया, 104 भी आ गया, कोरियर चार्जेस 448, ये भी आ गया, हाई वैल्यू ऑर्डर नवंबर डिलीवर्ड इन दिसंबर, फाइव थ्री सिक्स सेवन हाई वैल्यू 460 के 10% के 210 डिवाइड बाय हाई वैल्यू ऑर्डर ऑफ नवंबर डिलीवर्ड इन दिसंबर, यहाँ पे उसने 10% लिया ना 460 का। अच्छा ये कोरियर चार्जेस ये माइनस किए इसने यहाँ पे आकर, ऐड किए, कह रहा है कि हाई वैल्यू ऑर्डर ऑफ नवंबर डिलीवर्ड इन दिसंबर, वो एक्चुअली उसने कोरियर चार्जेस पहले ऊपर पूरे माइनस किए, मैंने वो इधर से माइनस करने की मैं बात कर रहा हूँ। यानी उसने कहा कि जो आखिरी नवंबर के थे वो कहता है दिसंबर में डिलीवर हुए हैं, हाई वैल्यू ऑर्डर ऑफ नवंबर 460 ऑर्डर किस महीने के थे? नवंबर के थे। तो कह रहा है कि नवंबर की जो उसके 10% उसने लिया, 10% क्या चीज़ थी? अच्छा ऑर्डर्स, 10% लिया 46 ऑर्डर, और उसमें से उसने 10 दिन की अमाउंट निकाल के 350, लेकिन ये क्यों कर रहा है? इधर हमने नवंबर के तो डाले ही नहीं ना, नहीं डाले, वही ना नंबर के उन्हें डाले ही नहीं इधर। चलिए मैं एक दफ़ा ना करके तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो क्योंकि जब नवंबर के तो आने ही नहीं चाहिए। चलो सही, एक दफा पानी बड़ा दे रहे हैं 460 ऑर्डर देख लो, बस इसी के थे, नंबर कहीं है। नवंबर के आखिरी 10 दिन के, हाँ लेकिन उसने ना डिलीवरी चार्जेस लिए हैं ना ये, यानी उसने कहा हाई वैल्यू ऑर्डर जो थे नवंबर के जो कि डिलीवर हुए थे दिसंबर में, ठीक है। एक्चुअली इसको करना या तो फिर ये चाहिए था कि अगस्त के जो सितंबर में डिलीवर हुए थे वो अगस्त के चार्जेस सितंबर में पड़ जाने चाहिए थे, और या सितंबर के जो हैं वो अक्टूबर में, अक्टूबर के नवंबर में, नवंबर के दिसंबर में जाने हैं, वो नवंबर वाले इधर नहीं बनते। ये मैं एक दफ़ा ना आपको चेक यानी सॉल्व करके ना घर से, ठीक है। अभी वैसे फिलहाल ये वाला तो आप लोग नोट कर ले, मोस्ट प्रॉब्ली में लग रहा है यही बनेगा, लेकिन फिर भी मैं देख लूंगा एक दफ़ा इसको। ये